नमो नमः। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से, जो आपका चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। उसका हम अभ्यास करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने इसका ये व्याख्या की थी, लेसन को अच्छी तरह से पढ़ा था। अब हम इसकी जो है अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका अभ्यास में वो है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत का मतलब है कि इन शब्दों का उच्चारण करो। उच्चारण किस लिए करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस पाठ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। बीच बीच में मैंने आपको अव्यय शब्द भी बताए थे। तो ये कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, तो उनको हम उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। ऊपरी, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। अध, अध का मीनिंग होता है नीचे। उच्चई, उच्चई जोर से, ऊंची आवाज में जोर से। नीचई नीचे। बही बाहर। अलम, अलम निषेध के अर्थ में यूज होता है, नहीं के लिए। कदापि कभी भी। अंतः अंदर। पुनः फिर से, दोबारा। कुत्र कहाँ। कदा कब। एकदा एक बार। तो ये आपके अव्यय शब्द हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, कि जो बॉक्स में दिए गए अव्यय पद हैं उनको चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। वृक्षस्य डैश खगः सन्ति। इसका मीनिंग होगा वृक्ष के पक्षी वसंती रहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ऊपरी, यानी कि वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। उसके बाद है ख डैश विवादेन। विवादेन मतलब कि विवाद करना, बहस करना। अलम, अलम विवादेन, विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ। वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं या कर रहे हैं। तो ये आपको प्रश्न अच्छी प्रकार से आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा अशुद्धम पदम चिनुत। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं हर एक भाग में। उसमें जो गलत लिखा हुआ शब्द है वो हमें चुनना है। तो इसमें देखिए, कै में गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो इसमें यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति तो ठीक है, लेकिन गमन्ति गलत है, क्योंकि गमन्ति अशुद्ध लिखा हुआ है। गम धातु में यहाँ पर हमारा गच्छ से बनता है। हमारा जो लट लकार है उसका प्रथम पुरुष और उसका बहुवचन है, तो यहाँ पर हमारा गच्छन्ति आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गमन्ति है, इसलिए ये अशुद्ध है। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तो इसमें चारों में से गजेण है वो अशुद्ध है, क्योंकि गजेण की जगह गजेन आना था, तो ये अशुद्ध है। लत्या, मात्या, रम्या, निश्या। तो इसमें लत्या, रम्या, निश्या तो ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो स्त्रीलिंग शब्द रूप है, आकारांत स्त्रीलिंग, उसकी
द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, लेकिन जो हमारे मात्रा शब्द है ये मात्री शब्द रूप है, तो इसमें हमारा मात्रा आना चाहिए, तो ये मात्रा गलत है। उसके बाद घ लते रमे माते प्रिय, इसमें भी वही है, हमारा प्रथमा विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, उनका जो द्विवचन है वो लते रमे प्रिय होना चाहिए। लता रमा प्रिया का रूप चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मातृ का रूप दे दिया है। मातृ में हमारा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में द्विवचन मातरऊ होता है, इसलिए यहाँ पर माते गलत है। लिखती गर्जती फलती सेवती, तो इसमें देखिए लिखती गर्जती फलती, ये परस्मयी पद धातु रूप का परस्मयी पद है। परस्मयी पद के धातु रूप तो आप कर रहे हैं, अभी आपने आत्मनेय पद के नहीं किए हैं। आत्मनेय पद में अलग तरीके से होते हैं, जो लकार होते हैं वो अलग तरीके से आते हैं। तो सेव धातु है, तो यहाँ पर सेवती नहीं आएगा, यहाँ पर सेवते से शुरू होगी लट लकार, तो ये आत्मनेय पद की धातु है, तो यहाँ पर ये गलत है। सेवती की जगह आना चाहिए सेवते, लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि हमें अशुद्ध बताना, तो अशुद्ध हमारा है सेवती। तो हम सामने ये जो लिखे हुए हैं ये आपने फिल कर लेने हैं। उसके बाद है चौथा प्रश्न, मंजुषात है समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, कि बॉक्स में दिए गए समान शब्दों के जो है पद चुनकर लिखिए। तो आपके बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे उनके सामने उनके समानार्थी जो सेम अर्थ देते हैं वो उनके सामने लिखने हैं। जैसे प्राप्य, प्राप्य का समानार्थी शब्द होगा लब्धवा, प्राप्त करना, लब्धवा पाना, ये एक ही अर्थ दे रहे हैं। कुशलहा दक्षहा, ये दोनों ही चतुर कुशल दक्ष सेम अर्थ दे रहे हैं। हर्षस्य प्रसन्नताया, हर्षस्य प्रसन्नताया, इन दोनों से ही खुशी का मीनिंग निकल रहा है, तो ये यहाँ पर समानार्थी शब्द हैं। देहस्य शरीरस्य, देह शरीर समानार्थी शब्द हैं, तो ये दोनों ही है एक जैसे अर्थ दे रहे हैं। वैद्यम चिकित्सम, वैद्य और चिकित्सक दोनों ही एक अर्थ दे रहे हैं। तो आपको ये चौथा प्रश्न भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। सबसे पहला है क मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, चत्वारः, 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर करते हैं, इसका आंसर आएगा श्रोतारः, श्रोतारः मतलब श्रोता। गजाधर है कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसे उद्देशित करके या किसके बारे में काव्य प्रस्तुत करता है, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य के बारे में। तुंदिलम कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फिराता है, तुंदस्य तोंद पर या पेट पर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होते हैं, शरीराणि शरीर। उसके बाद है किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए या क्या करके घी पियो, ऋणम यानी ऋण करके। इसके बाद है हमारा छठा प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत, कि नीचे बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनको चुनकर कथा को यानी कि कहानी दी गई है यहाँ पर उसको पूरा करना है। तो देखिए पूरा, एकस्य नृपस्य एक है डैश वानरः आसीत, तो इसमें आएगा प्रिय है। पुराने समय में एकस्य नृपस्य, एक राजा का एक प्रिय वानर था, प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत, तो यहाँ पर सुप्त आएगा। एक बार राजा सो रहा था,
वानरः व्यजनेन तम अविजयत। वानर व्यजनेन मतलब पंखे से उसे हवा कर रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशत। तदेव तभी एक, उसी समय तभी एक मक्षिका एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताव निवारयति। यद्यपि बंदर ने बार बार पंखे से उसे हटाया या उड़ाया स्म, निवारयति स्म, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः वह बार बार नृपस्य नासिकायामेव, नृप जो है राजा की नासिका पर या नाक पर, ये ऊपर बॉक्स में पूरा शब्द दिया गया है, यहाँ से ये थोड़ा हमारा कट गया है शब्द, तो यहाँ पर आएगा नासिकायामेव, बार बार राजा की नासिका पर ही उपविष्टि स्म, बैठ जाती थी। अन्ते सह मक्षिकां हन्तुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उसने मक्षिका यानी कि मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई, यानी कि छिन्न हो गई, घायल हो गई, कट गई। अत एव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है मूर्ख जनई सह मित्रता न उचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। अब आगे हम चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या है हमारा? विलोम पदानी योजयत। विलोम पदों को मिलाओ, यानी कि मैच करना है उनको। अधः का होता है बहि, अधः का होता है ऊपरी यानी कि नीचे ऊपर। अंतः बहि अंदर बाहर। दुर्बुद्धे सुबुद्धे, दुर्बुद्धि सुबुद्धि, बुरी बुद्धि वाला अच्छी बुद्धि वाला। उच्चई नीचई, ऊंचा नीचा। दुर्लभम सुलभम, दुर्लभ यानी कि जो दुर्लभ हो पाने में, किस प्राप्त करने में जिसे मुश्किल हो, सुलभ जो आसानी से मिल जाए, तो ये दुर्लभम सुलभम ये विलोम शब्द हो गए। अब आगे है ध्यातव्यम, यानी कि पाठ में ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। मैंने आपको पाठ के शुरू में भी बताया था अव्यय शब्द आएंगे इसमें, तो वही इसमें बताना जा रहा है कि अस्मिन् पाठे अधः अन्तः बहि नीचै पुनः इत्यादिनी अव्यय पदानि सन्ति। कि इस पाठ में अधः अन्तः बहि नीचै पुनः ये हमारे अव्यय शब्द आए हैं। ये भी बताया था मैंने आपको, एषाम त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति विकारो न जायते। कि इसमें तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सभी विभक्तियों में एक ही रूप होता है और इनमें विकारो न जायते, परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इसके बारे में एक श्लोक भी प्रसिद्ध है जिससे इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिम वचनेषु च सर्वेषु यत्र न्यति व्यति तदव्यम। कि भाई जो तीन वही मीनिंग दे रहा है, जो सदृशम मतलब जो त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों में, वचनों में, सब में जो एक जैसे होते हैं वही अव्यय है। तो आपको ये पूरे पाठ की एक्सरसाइज अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी, तो आप इसको अच्छी प्रकार से अपने बुक्स में भी फिल कर लीजिए और साथ में अपनी नोटबुक में भी कर लीजिए।